दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो आप वीडियो को देखना सीखने के पर्पस से। अब देखिए दोस्तों, आज की मार्केट पे आते हैं। सबसे पहले निफ्टी ने परफॉर्म किया है गिरावट के साथ में। 48 पॉइंट्स नीचे हैं, 25,405 के आसपास की क्लोजिंग है। रेंज को देखें, 25,380 और 25,590, ये रेंज आज के दिन निफ्टी की थी। साथ में निफ्टी बैंक की बात करें, ये भी नीचे है। मिड कैप ने ठीक परफॉर्म किया, स्मॉल कैप ने भी ठीक परफॉर्म किया। और यहाँ पे हम देखें तो एडवांस के स्टॉक्स कम है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। साथ में सेक्टर्स को देख लेते हैं तो आधे सेक्टर्स प्लस में, आधे सेक्टर्स नीचे। मीडिया प्लस में था, सबसे अच्छा परफॉर्म कर चुका है। सरकारी बैंक्स सबसे खराब परफॉर्म कर चुके हैं। बाकी सेक्टर्स आप देख सकते हैं कौन कौन से नीचे हैं और कौन कौन से प्लस में है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मार्केट की सिचुएशन अभी के समय आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दी स्विंग के साथ में। अभी मार्केट थोड़ा सा अटका हुआ है और नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे का रीजन है Q1 के रिजल्ट्स। अभी जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो बड़ी बाइंग करने से बच रहे हैं। वो बड़ी बाइंग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है जिन कंपनीज में वो बाइंग करे उनके नंबर्स खराब आ जाए, वापस उनको बेचना पड़े। तो वेट एंड वॉच मोड में है। देखो, कुछ कंपनीज हैं जिनको लेकर कुछ बड़ी खबरें आ गई तो अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, लेकिन टोटल मार्केट की बात करूं, ब्रॉडर मार्केट की बात करूं, तो जब तक Q1 के रिजल्ट इन्वेस्टर्स नहीं देख लेते हैं, जब तक बड़ी बाइंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो अकॉर्डिंगली बाय करेंगे कंपनीज के रिजल्ट्स को देखकर, किस कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं, किस कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं। तो इसी महीने से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। एक्सपेक्टेशंस के साथ में अपन कंपेयर करेंगे चीज़ों को। सब्सक्राइब करके चल लेना वीडियो को, चैनल को, और ताकि आपको कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल सकती है, सभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में पहुँच जाए। अब देखिए दोस्तों, एक डेटा मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, मतलब 3 पॉइंट्स के ऊपर हम बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले निफ्टी की रीबैलेंसिंग, कौन कौन सी कंपनीज निफ्टी में आ रही है, कौन सी कंपनीज निफ्टी में जा रही है, और उससे अपन क्या सीख सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, कि अपन भी अपने पोर्टफोलियो में किस तरह से रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। साथ में दोस्तों एक डेटा मैं आपको दूंगा 20 साल का, जिसमें आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर भी क्या होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। उसके बाद में यूएस इन्वेस्टिंग के ऊपर भी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, निफ्टी की रीबैलेंसिंग। उससे पहले आप ये देख लो कि निफ्टी 50 ओपनिंग गेन्स को होल्ड करने में रह गया। मतलब ओपनिंग में निफ्टी ने प्लस में जाके परफॉर्म किया था, बट एंड में चलो ठीक है, क्लोजिंग निफ्टी में नीचे हो गई। चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रीबैलेंसिंग पे आते हैं। नोट कर सकते हैं 2 कंपनीज है, इंडिगो और मैक्स हेल्थ केयर। ये ज्वाइन कर सकते हैं निफ्टी को अगली रीबैलेंसिंग में। बीएससी को लेकर काफी लोग ये सोच रहे हैं कि वो आ जाएगा निफ्टी में, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेंशन कर रखा है कि बीएससी की 0 प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम, क्या 0 चांसेस है मतलब निफ्टी 50 में आने के। और या तो निफ्टी 50 छोड़ो, आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी नहीं आएगा, ऐसा बोला जा चुका है। और रीबैलेंसिंग होगी सितंबर 2025 में। हर 6 महीनों में ये रीबैलेंसिंग होती है। सीखने को ये मिलता है कि हम भी अपने पोर्टफोलियो को 6 महीनों में रिव्यू कर सकते हैं। कुछ लगता है किसी को निकालना है, किसी को एंट्री देनी है, तो दे सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टर ही गलती करता है, जैसे निफ्टी को तो नहीं पता है कौन सा लॉस में है, कौन सा प्रॉफिट में। अपन ये देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट में, कौन सी लॉस में है। ऑब्वियस है, जो कंपनी नहीं चल रही, जो स्टॉक नहीं चल रहा, वो लॉस में होगा। उसको निकालने से डरते हैं क्योंकि लॉस है, और वो ऊपर जाता नहीं, उल्टा नीचे चल जाता है, तो पोर्टफोलियो रिकवर नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे इमोशंस का गेम नहीं है, प्रैक्टिकल लॉजिक आपको देखने पड़ते हैं। जो अंडर परफॉर्मिंग कंपनी है, जिसके रिजल्ट कंटिन्यूसली खराब आ रहे हैं और आने वाले कुछ क्वार्टर में भी खराब आने की एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको निकालते हैं। और जिन कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, साथ में अगले कुछ क्वार्टर में भी अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस है, तो उनको रखते हैं। कैसे पता चलता है? एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट कमेंट्री, जो अभी आप देखोगे Q1 के रिजल्ट्स में, तो 2-3 क्वार्टर में रिव्यू कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं इंटरग्लोब। ये कंपनी आएगी निफ्टी में 3% के साथ में। आज स्टॉक नीचे गया है, लेकिन आप देखोगे ना पिछले 5 साल का डेटा, तो पिछले 5 साल में पैसा 5 गुना से ज़्यादा इसने किया है। तो निफ्टी क्या देखेगा? वो मार्केट कैप देखेगा पहले। और मार्केट कैप कितना है? 2 लाख करोड़ का है। साथ में इतने अच्छे रिटर्न्स बन चुके हैं, वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है, 30 का पीए। इट मीन्स कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे होंगे, तब जाके कंपनी का स्टॉक चल रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टॉक चल जाता है, नंबर्स अच्छे नहीं आते, तो वैल्यूएशन ऊपर हो जाती है। वैसे में निफ्टी वो नहीं लेता है उन कंपनीज को। ठीक है, साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया, निफ्टी ने इसको छुआ भी नहीं, पूछा भी नहीं, उसके बारे में चलना शुरू किया, तो निफ्टी ने इसको ले लिया। अगर ये नहीं चलेगा, कुछ टाइम बाद कुछ और कंपनीज आउट परफॉर्म करेगी, तो उसको निकाल के कुछ और कंपनीज आ जाएगी। अब आप सोचोगे क्या हम ऐसे ही करते रहे क्या? दोस्तों ऐसा नहीं है। जब से निफ्टी बना है, इतने साल हो चुके हैं, HDFC बैंक, SBI, रिलायंस, ICICI बैंक, मारुति, मारुति चलो बाद में आया था,
ये जो भी कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो तब से अभी तक निफ्टी में है। तो कुछ हीरे आपको ये भी निकलेंगे आपकी पोर्टफोलियो में जो आपको चेंज नहीं करने पड़ेंगे जिनको। और स्टॉक के शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन से देखकर कभी भी आपको चेंज नहीं करना है। तीनों चीज़ें देखनी होती हैं इन्वेस्टर को, कि आपको प्राइस एक्शन भी देखना है, लॉन्गर टर्म का, वीकली चार्ट का, साथ में आपको रिजल्ट्स भी देखने हैं, कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री भी देखनी है। तीन चीज़ें देख के ही कुछ ना कुछ करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट हेल्थ केयर, ठीक है, ये कंपनी भी आएगी। अब देखो इसमें वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो इन कंपनीज को क्या करता है निफ्टी, जैसे जोमेटो भी निफ्टी में आया था, उसको बहुत ही कम परसेंटेज देता है। तो ये भी सीखना चाहिए, जो भी हाई रिस्क की कंपनीज हैं उनकी होल्डिंग्स परसेंटेज बहुत कम होता है। जो टॉप होल्डिंग्स में है HDFC बैंक और ये जो भी कंपनीज हैं, इनकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा नहीं है और ये लो रिस्क की कंपनीज होती है। तो ये भी आप इसमें सीख सकते हैं। अब देखो पिछले 5 साल में, पिछले 1 साल में 41% के रिटर्न्स, कोविड में इसकी लिस्टिंग थी, 11 गुना पैसे इसने किया है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो देख सकते हैं, कंसीडर इन कंपनीज को भी कर सकते हैं अपनी रिसर्च में, खरीदने के लिए नहीं, स्टडी करने के लिए। देखो एविएशन वाली कंपनीज में लॉस प्रॉफिट चलते हैं, लेकिन हेल्थ केयर वाली कंपनीज मेरे हिसाब से एविएशन से बेटर होती है। अगर आप डाउ जोन्स को भी देखोगे ना, उसकी जो टॉप होल्डिंग है उसमें जो टॉप कंपनी है वो यूनाइटेड हेल्थ केयर है, मतलब जो हेल्थ केयर कंपनी है वो है। ठीक है, तो बहुत स्कोप है निफ्टी में आगे चल के हेल्थ केयर कंपनीज का जो होल्डिंग पैटर्न है उसको इंक्रीज होने के लिए। साथ में कौन कौन सी कंपनीज निकलेगी यहाँ से भी आप सीखो। इंडसइंड बैंक, PMS मैनेजर का फेवरेट स्टॉक हम बोल सकते हैं। साथ में हीरो मोटोकॉर्प, ये एग्जिट ले सकती है निफ्टी से। इंडसइंड ने तो बहुत घटिया परफॉर्म किया है, पिछले 1 साल में 40% नीचे है। काफ़ी लोगों को चूना भी इसमें लगा है स्मॉल केसेस में या फिर जो PMS मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, स्टॉक अभी देख सकते हैं, मतलब ऐसे जो भी कंपनीज होती है जो ऑलरेडी इतना खराब परफॉर्म कर चुकी है, क्रैश हो चुका है, स्कैम हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है, उन कंपनीज में क्यों री इन्वेस्ट करना। ICICI बैंक अच्छा बैंक है, मतलब दिखता है सब कुछ है उसमें, रिजल्ट है, वैल्यूएशन है। आप मतलब ICICI बैंक देखोगे 26 का पी उसका नहीं है, आई थिंक उससे भी कम का है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, रिजल्ट अच्छा रहे, तो क्यों ऐसी कंपनीज को इन्वेस्टर खरीदेगा। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर। निफ्टी को तो ये नहीं है पसंद। हीरो मोटोकॉर्प ये भी बहुत स्लो है, 4% का डिविडेंड यील्ड नीचे आप देखो, इसका मतलब है बहुत स्लो ग्रोथ मिलेगी। इसके पास में प्लान्स नहीं है, कंपनी के पैसे कहाँ पे लगाए, तो डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर को दे देती है कंपनी। तो कैसे अपनी न्यू फैक्ट्रीज डालेगी, कैसे एक्सपेंशन करेगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे नहीं बने हैं पैसे। ठीक है, ये चार्ट आप देख सकते हैं। तो ये जो कंपनीज है ना ये निकलेगी, और जो कंपनीज आपको बता चुका हूँ वो कंपनीज आएगी। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये, इसको देखने के हिसाब से देखना है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही मानना है कोई पत्थर की लकीर है। ठीक है, जस्ट अपन हिस्ट्री के हिसाब से देख सकते हैं और एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। निफ्टी कहाँ पे जाएगा बड़े करेक्शन के बाद में। ठीक है, 2025 तक का डेटा है, शुरू होता है 2004 से। इसका मतलब यह है कि कितना करेक्शन हुआ उस साल में, अगले 6 महीनों में कितनी रिकवरी हुई, अगले 1 साल में कितनी रिकवरी हुई। 2004 36% गिरा, 6 महीनों में 45% वहां से रिकवर, 1 साल के अंदर 54% रिकवर। 2006 31% गिरा, 45%, 61%। देखो अब इतना निफ्टी गिरता था उस समय, अभी तो हाई तो वह मच जाता है अगर कुछ 10% भी गिर जाए। 8 को तो भूल जाओ एक बार आप, एक्सेप्शंस होते हैं। 65% गिरा, 54 6 महीनों में, उसके बाद में 115। 11 देखते हैं, यहाँ पे 29% गिरा है, 13% रिकवर, 31%। तो ये 11 में कुछ खास अच्छी रिकवरी नहीं थी, इसको हम मान सकते हैं। 15 में देखें, 15 के अंदर भी 17% गिरा था, लेकिन कुछ खास रिकवरी नहीं। 11-15 में कुछ खास नहीं था, कोविड को एक्सेप्शन मानेंगे, 40% गिरा, 50% रिकवर, उसके बाद में 1 साल में 94% रिकवर। 22 को देखते हैं, ये थोड़ा सा सही होगा समझना इसको, 18% गिरा था। देखो 25 में, साथ में देखो 25 में 17% गिरा था, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसा डेटा हमको देखना चाहिए। 22 में 18% गिरा, 6 महीनों में 20% रिकवर हुआ, 25 में 6 महीनों में 17% रिकवर हो चुका है, यानी 20% के हिसाब से अगर हम इसको लेके चले, थोड़ा सा इसको बाकी है। 1 साल की बात करें 24%, तो 1 साल में ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगेन 24%, ये टोटल है 24%, तो ठीक है, थोड़ा सा स्कोप यहाँ पे बाकी दिखता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखना चाहिए। अब एवरेज देखते हैं हम, एवरेज मार्केट 34% गिरता है, तो 32% नेक्स्ट 6 महीनों में रिकवर करता है, उसके बाद में 60% 1 साल में रिकवर कर जाता है। तो गिरना अच्छी बात है, अगर कोई इन्वेस्टर है उसके पास में पैसे हैं तो उसको अच्छे रिटर्न्स तभी मिलते हैं, नहीं गिरेगा तो कैसे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब इसमें क्या है, एक बहुत ही अच्छा डेटा इसने दिया है 8 और 20 को हटा के, क्योंकि ये एक्सेप्शंस थे।
तो नॉर्मली मार्केट गिरता है 20-25%, अगले 6 महीनों में वो उसको रिकवर करके आपको दे देता है और उसके बाद में अच्छे पैसे बनते हैं 38-40% के। तो अभी आपको क्या लगता है, इस डेटा को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा और दिमाग चलाओ इसके ऊपर और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है नेक्स्ट। देखो 6 महीनों का डेटा तो आ चुका है 17%। इस साल 2025 में कितने रिटर्न्स बन सकते हैं? 24%, 94, 18 या नहीं बनेंगे 17 भी चल जाएगा। आप जो भी है आप कमेंट करके बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी को देखिए, क्वेश्चंस आते हैं ब्रेकडाउन ब्रेकआउट। देखो यहाँ पे कोई कॉल वॉल तो है नहीं, लेवल्स में आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइस मेंशन नहीं कर रखा है, ना ही कोई यहाँ पे टाइम मेंशन है। जस्ट मैं आपको पैटर्न सिखा रहा हूँ कि कैसे पैटर्न्स को देखते हैं। ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे रेसिस्टेंस को, और वही रेसिस्टेंस सपोर्ट का बनता है। क्या अभी तक निफ्टी ने उस सपोर्ट को छुआ? क्या नहीं, ठीक है। तो कोई ब्रेकडाउन्स वगैरह यहाँ पे नहीं मानते हैं हम, ऐसी जब भी सिचुएशन होती है। आगे चलते हैं। एक इंटरेस्टिंग तेजी यहाँ पे बनी है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। जैसे फैंग के अंदर कल के दिन क्या हुआ, 105 पॉइंट्स ऊपर, परसेंटेज में देखो लेस देन 1% ऊपर था ये फैंग। लेकिन जो इसका ETF है ना, आज के दिन आउट परफॉर्म कर गया इसको 4% के आसपास ऊपर। कैसे हो गया? देखो सेबी की वजह से ये थोड़ा सा भी रेस्ट्रिक्शन में था क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न्स इसने दिए थे। अभी छूट इसको मिल रही है, अब वापस से इसको सेबी पकड़ लेगा अगर ज़्यादा तेजी में ये आता है तो। लेकिन जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि फैंग प्लस के अंदर ये जो इंडेक्स है, इसके अंदर ऐसी ऐसी कंपनीज हैं, टॉप 10 US कंपनीज हैं, कंटिन्यूसली रीबैलेंसिंग चलती है, घटिया कंपनीज को निकाल देते हैं। टेस्ला भी अंडर परफॉर्म करे, उसको हटा दिया। एनवीडिया अभी भी इसमें है। तो जो टॉप 10 कंपनीज है ना टेक की, मतलब वो पैसा नहीं बनाएगी तो कौन पैसा बनाएगा? ऑब्वियस है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर का फोकस बहुत ज़्यादा होता है फैंग प्लस में, US के इन्वेस्टर्स का भी और इंडियन इन्वेस्टर्स का भी। इंडियन इन्वेस्टर के पास में एक ऑप्शन होता है ये। बाकी देखो अभी क्या हो चुका है, कुछ टाइम से ये बहुत ही साइडवेज परफॉर्म कर रहा था। एक्यूमुलेशन जो भी इन्वेस्टर ने किया, एकदम से यहाँ पे शूट अप देखने को मिला है, ऑल टाइम हाई के आसपास ये पहुंच चुका है। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे थी, उसके बाद में एक शूट अप ऑल टाइम हाई। अब जैसे इसको हम कंपेयर करें फैंग प्लस के ETF को इसके इंडेक्स के साथ में, तो ETF ने स्टिल मतलब US की जो कंपनीज है ना, वो तो जो भी है अच्छा परफॉर्म तो कर रही है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे पैसे बन गए इन्वेस्टर्स के। एक साल में फैंग ने, इंडेक्स ने 25% के रिटर्न्स दिए, जबकि इसने 53% के रिटर्न्स दिए हैं। ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में कितना बड़ा गैप है। अब देखो क्वेश्चन ये भी आता है, काफ़ी लोग निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करते हैं। ETF निफ्टी 20 खरीद लो, निफ्टी गोल्ड 20 खरीद लो, ठीक है। तो जिसको नॉलेज है वो क्या करेगा, वो देखेगा कि निफ्टी में पैसा ज़्यादा बनेगा या जो टॉप 10 कंपनीज है टेक में उसमें ज़्यादा पैसा बनेगा। देखो जिसमें ज़्यादा बनेगा उसमें पैसा ज़्यादा घुसेगा भी, ज़्यादा गिरेगा भी, वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो निफ्टी ऊपर था, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। इसमें निफ्टी ऊपर था और ये फैंग नीचे था, तो इसमें पैसे गए भी। ये एक साल का डेटा है। यहाँ पे बन गया 53% जिसने रिस्क लिया, और निफ्टी में ओनली 5%। अब खुद इन्वेस्टर देखेगा कि कौन सा ETF अच्छा है, इंडियन ETF अच्छा है या US मार्केट का ETF अच्छा है। अब यहाँ पे क्रैक्स भी बड़े आते हैं, तो झेलना जिसको मतलब आता है उसके लिए तो फिर हाई रिस्क की चीज़ अच्छी होती है, पैसे अच्छे बनते हैं। लेकिन जिसको नहीं आता है झेलना, उसके लिए ये निफ्टी 20 जैसी मतलब चीज़ें होती है, ये सही होती है। अगर मैं इसको कंपेयर करके बताऊँ लॉन्ग टर्म की डेटा के साथ में 5 साल का डेटा, तो 5 साल पहले ये ETF नहीं था, स्टिल निफ्टी को थोड़ा ज़्यादा रनअप मिला है तेजी दिखाने के लिए। फिर भी आप देखोगे तो ये आगे है फैंग, और इसमें देखो गिरावट भी बड़ी हुई थी। जिसने यहाँ पे देखा होगा इसको फियर में बाय किया होगा, उसके पास तो बढ़िया पैसे बने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करके चलनी है, किसमें कितना रिस्क है, किसमें कैसा रिवॉर्ड है। नॉर्मली दोस्तों इन्वेस्टर क्या करता है, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करता है। ऑब्वियस है इंडिया की काफ़ी सारी कंपनीज, स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज बहुत अच्छा करेगी आगे चल के, लेकिन उसके साथ में US कंपनीज में भी वो अपना इन्वेस्ट करना चाहता है। वो डायरेक्टली कैसे करेगा, वो ब्रोकिंग हाउसेज अलाउ नहीं करते, डिस्काउंट ब्रोकर्स, बैंक्स के थ्रू करना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज लेते हैं, US डॉलर कन्वर्ट करने के लिए भी काफ़ी अच्छे पैसे वैसे लगते हैं। तो एक ऑप्शंस होते हैं अपने पास में, मतलब एक ऑप्शन ये है ETF का अपने पास में। बाकी फंड ऑफ फंड्स भी होते हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेटर ऑप्शंस है उसके अंदर एक ये सबसे ऊपर आ जाता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस आप देख लेना जो कि मैंने आपको दिए थे कल के दिन, इनमें भी आपको बहुत कुछ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।